एवरीवन, आज हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने से पहले हमें ये वर्ड पता होना चाहिए कि एनएमआर क्या होता है और स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या है कि हमें जो एक ये मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड को डिफ्रेंशिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लेबोरेटरी में काम करते हैं तो हमें पता करना है कि कोई भी हमें कंपाउंड गिवन है, हमें पता करना है कि कंपाउंड कौन सा है। तो हम क्या करते हैं, उसके अलग अलग उस पर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, जैसे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट हम करते हैं। तो वो जो मेथड है वो थोड़ा क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, उसको टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, लेस टाइम में हम क्या कर सकते हैं, जल्द से जल्द अपने कंपाउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें क्या होता है कि हमारे जो सैंपल हम लेते हैं वो सैंपल भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें यूरिया को टेस्ट करना है कि ये यूरिया है या नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसका अलग अलग टेस्ट करने पड़ते हैं। जैसे डिजोल्व करके देखना पड़ता है, कई बार हमें उसे हीट करके देखना पड़ता है, फ्लेम टेस्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे जो सैंपल हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। मीन्स हमारा सैंपल होता है हमारे थोड़े अमाउंट में यूज़ नहीं हो पाता, बहुत लार्ज अमाउंट में हम उसे यूज़ करते हैं, जिससे हमारे सैंपल की कमी पड़ जाती है और बहुत ज़्यादा ये कॉस्टली हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं, जिसके लिए हमें थोड़े अमाउंट का सैंपल की नीड होती है और हमारा सैंपल भी वेस्ट नहीं होता, और हमारे जो रिजल्ट आता है वो भी क्या होता है, हमें जल्द से जल्द मिल जाता है। ठीक है, इसीलिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं हमारे कंपाउंड को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे यूज़ होगी, कैसे इसकी हेल्प करिए हमारी, हमारे पास एक होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इसे स्पेक्ट्रोमीटर भी हम इसे कहते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर। ये स्पेक्ट्रोमीटर क्या एक डिवाइस है जिसके अंदर हम हमारे सैंपल को रख के, और वो सैंपल को रखने के बाद जब हम उसमें से रेडिएशंस पास थ्रू करते हैं तो हमारा क्या मिल जाता है, हमें वहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो, मीन्स हमारा जो कंपाउंड है वो क्या हो जाता है, डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है बहुत सारे इसके काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, जो मेनली हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बेसिस पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास हमें बताते हैं कि किस रेंज में क्या क्या लाइक करता है। तो फर्स्ट रेंज हमारी होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी, ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, फर्स्ट हमारी है रेडियो फ्रिक्वेंसी। सेकंड हमारे पास आती है आईआर। उसके बाद हमारे पास आती है माइक्रोवेव। उसके बाद है यूवी विजिबल। उसके बाद है हमारे पास एक्सरे, देन गामा, और लास्ट में आ जाएगी कॉस्मिक। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी में क्या करी हुई है, अरेंज करी हुई है। ठीक है, जो रेडियो वेव है उसकी फ्रिक्वेंसी होती है 10⁻0 से 10⁻6 हर्ट्ज। उसके बाद जो आईआर होती है वो 10⁻6 से 10�11 होती है, या 10 ले सकते हो। ये हमारी होती है 10�11 से 10�12, ये 10�13 से 1014, उसके बाद 1015 टू 1018, उसके बाद 1018 टू 1020, और कॉस्मिक होती है 1020 टू 1022 हर्ट्ज। तो ये हमारे पास क्या है, फ्रिक्वेंसी की रेंज है कि इस फ्रिक्वेंसी में हमारी ये रेडिएशंस क्या करेंगी, लाई करेंगी। ठीक है, और हर एक रेडिएशंस में क्या होगा कि डिफरेंट टाइप का वो हमें क्या देगा, स्पेक्ट्रा देगा। जैसे अगर हम रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ करते हैं तो यहाँ हमें कैसे स्पेक्ट्रा मिलेगा, एनएमआर। एनएमआर मीन्स न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। एनएमआर क्या होगा, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, उसके साथ साथ क्या मिलता है, ईएसआर, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। तो ये जो स्पेक्ट्रा है दो, ये कौन से रीजन में मिलेंगे, हमें रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन में मिलेंगे। जब हमारे पास आईआर है तो आईआर में हम स्टडी करते हैं वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इसमें हम स्टडी करेंगे वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। माइक्रोवेव में आएगा रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी एंड विजिबल में आएगा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, और देन एक्सरे और गामा में आ जाता है हमारे पास ट्रांजिशंस और ब्रेकडाउन। मीन्स ये जो तीन आगे की हैं ये हम डीपली स्टडी नहीं करते हैं, हमारे काम की क्या होती है, ये 4-5 ही होती है। तो आज हम इस चैप्टर में क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी।
NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो NMR का मीन्स क्या है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, ये हमें इसको हम एक नाम से और लिखते हैं 1H-NMR। इसे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 1H-NMR। 1H-NMR का मतलब क्या है कि ये हमें हाइड्रोजन एटम की क्या देता है, इन्फॉर्मेशन देता है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम है मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो हमारा हाइड्रोजन एटम है वो किस टाइप का है, मीन्स कितने टाइप का है। ठीक है, कैसा उसका बिहेवियर है, कितने में वो स्प्लिट हो रहा है। तो जितनी भी जो भी इन्फॉर्मेशन हमें उस मॉलिक्यूल के लिए चाहिए वो हमारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, हाइड्रोजन एटम से मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे क्या नाम देते हैं, 1H-NMR, या फिर बोलते हैं प्रोटोन मैग्नेटिक रेजोनेंस। इसका दूसरा नाम हो रहा है प्रोटोन मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, इसके बाद एक अलग टाइप की और हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है 13C-NMR। 13C-NMR, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कार्बन एटम की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। कार्बन एटम को हम क्या करते हैं, हमें मीन्स कार्बन एटम की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है किसी भी मॉलिक्यूल में कितने टाइप के हमारे पास कार्बन है, या फिर कितने कैसे किस किस टाइप में वो अरेंज हुए हैं। तो सर जो कार्बन की हमें अगर इसमें स्टडी करनी है तो उसे हम किस में करेंगे, 13C-NMR में। और अगर हमें प्रोटोन की स्टडी करनी है तो हम किस में करेंगे, 1H-NMR में। ठीक है, अब हमारे पास आता है कि प्रिंसिपल क्या है, कि हमारे पास NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल की अगर बात करें तो हमारे पास क्या होगा कि जो कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, किसी भी एटम में कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उसके क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आइसोटॉप होंगे। ठीक है, अब जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो आइसोटॉप्स होंगे वो क्या करेंगे, उनकी जो स्पिनिंग होगी वो भी क्या करेगी, अलग होगी। ठीक है, जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे स्पिन करता है और साथ के साथ क्या करता है, ऑर्बिटल में स्पिन करता है। सेम उसी तरह जो हमारा न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई के पास भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और वो पॉजिटिव चार्ज भी क्या करता है, स्पिन करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या जनरेट होता है, फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या जनरेट होती है, फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, तो यही जो चार्ज पार्टिकल है, जो ये चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियाई है, ये क्या जनरेट कर रहा है, फील्ड जनरेट कर रहा है, जिसकी मदद से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पे बनता है। ठीक है, जो मैग्नेटिक मूवमेंट बना यहाँ पे वो क्या किस तरह बिहेव करने लगेगा, यहाँ पे एक टिनी मैग्नेट की तरह, एक टिनी मैग्नेट की तरह वो क्या करने लगेगा, बिहेव करने लगेगा। तो यही जो न्यूक्लियाई हैं जो कि क्या कर रहे हैं, टिनी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं, जो टिनी मैग्नेट की तरह क्या कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, NMR एक्टिव कहलाते हैं। तो अगर हमें NMR एक्टिव की बात करनी है कि हमारे पास NMR एक्टिव कौन होगा, तो वो हम कैसे बताएंगे, इस मैग्नेटिक मूवमेंट की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे। कैसे, जैसे फर्स्ट अगर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, ओड एटॉमिक नंबर है, क्या है, ओड एटॉमिक नंबर है, और साथ साथ क्या है, ओड ही मास नंबर है। एटॉमिक नंबर भी ओड है और हमारा मास नंबर भी ओड है। ठीक है, दूसरा कौन सा है जो कि मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगे, अगर हमारे पास ओड एटॉमिक नंबर है और क्या है, इवन मास नंबर है, इनका भी खुद का क्या होगा, कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। थर्ड हम क्या लेते हैं, इवन एटॉमिक नंबर, एंड क्या हो, ऑड मास नंबर। तो ये जो तीनों अगर हमारे पास केस अगर बनते हैं वहाँ पे, तो वो सभी क्या होंगे, अपना खुद का कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट क्या कर रहे होंगे, प्रोड्यूस कर रहे होंगे, और टिनी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या बताते हैं कि हमारे पास जो NMR एक्टिव कौन होंगे और NMR इनएक्टिव कौन होंगे। तो जो न्यूक्लियाई हमारे पास क्या होता है, जिनका इंटीग्रल हाफ होता है, अब ये क्या है, हमारे पास स्पिन है, स्पिन भी क्या है, एक मैग्नेटिक मूवमेंट है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट में क्या होगा, इनका कुछ, इनका जो न्यूक्लियाई है, इनका अगर जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो अगर कैसा है, हाफ है, हाफ इंटीग्रल है, या फिर कैसा है, फुल इंटीग्रल है, फुल इंटीग्रल है, मीन्स n, मतलब कि इन जो जो हमारे पास जो न्यूक्लियाई हम यूज़ कर रहे हैं, अगर उनका मैग्नेटिक मूवमेंट हाफ है, हाफ ऑफ मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल है, या फिर उसका फुल मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल है,
तो वो सभी हमारे पास क्या करेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके अंदर प्रोड्यूस होगी और वो एनएमआर एक्टिव होंगे। ठीक है, और जिनका हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। जिनका मैग्नेटिक मोमेंट या फिर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाता है वो क्या हो जाते हैं, एनएमआर इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, एनएमआर इनएक्टिव। मीन्स जिनका इंटीग्रल हाफ या फिर इंटीग्रल एन मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल हो तो वो कैसे होंगे, एक्टिव होंगे। और जिनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा, वो क्या हो जाएंगे, एनएमआर इनएक्टिव हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम, हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो कितना होता है, हाइड्रोजन का हाफ। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना होता है, हाफ। इसका अगर मास नंबर की बात करें तो मास नंबर 1 होगा, और एटॉमिक नंबर 1 होगा, और मास नंबर भी क्या होगा, 1 होगा, और स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर अलाउड स्पिन स्टेट देखें, जो अलाउड स्पिन स्टेट है वो क्या होती है, 2ni+1। फॉर्मूला होता है अलाउड स्पिन स्टेट का 2ni+1। 2 × n हमारे पास यहाँ पे क्या है, इनका नंबर कितने हैं, मीन्स हमारे पास एक हाइड्रोजन नहीं है। आई क्या है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, वो कितना है, 1/2 +1। मतलब कि यहाँ पे 2 स्पिन अलाउड स्टेट होगी। वो कौन कौन सी होती है, एक +1/2 और एक -1/2। ये हमारी क्या होंगी, 2 अलाउड स्पिन स्टेट यहाँ पे होंगी। ठीक है, मीन्स हमारे पास जो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है वो 1/2 +1/2 से -1/2 जा सकता है, -1/2 से +1/2 ट्रांजिशन कर सकता है। जो अलाउड स्पिन स्टेट होगी, 2 ही यहाँ पे अलाउड स्पिन स्टेट यहाँ पे पॉसिबल होंगी। इसके बाद क्या है कि जो ये हमारी स्पिन स्टेट आई है इनकी अरेंजमेंट कैसी होती है। तो अगर हम सिंपल हम लेके चलते हैं, हमारा कोई भी न्यूक्लियाई है, ठीक है, वो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा हुआ है, तो उसके पास जो उनकी स्पिन होगी वो कैसी होगी, रैंडमली मूव कर रही होंगी। ठीक है, वो क्या कर रही होंगी, रैंडमली यहाँ पे मूव कर रही होगी। कब तक रैंडमली मूव कर रही है, जब उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करी है। ठीक है, जैसे ही हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड करते हैं, उसके ऊपर कोई भी बाहर से हम कोई भी फील्ड डालते हैं, तो ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन क्या हो जाते हैं, ओरिएंटेट हो जाते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, ये ओरिएंटेट हो जाएंगे। या तो वो क्या होंगे, हमारी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अलाइंग होंगे, या फिर हमारी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के क्या होंगे, अगेंस्ट होंगे। ये B0 हम क्या लेके चल रहे हैं, हमारी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और ये हम इनकी क्या है, ओरिएंटेशन किसकी, प्रोटॉन की। सबसे पहले ये क्या थे, जब इनके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं थी, रैंडमली मूव कर रहे थे, इनके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं थी। जैसे ही हमने इस पर मैग्नेटिक फील्ड डाली तो ये क्या हो जाएंगे, ओरिएंटेट हो जाएंगे पर्टिकुलर अरेंज में। या तो वो क्या होंगे, अलाइंग होंगे, या फिर पैरेलल बोल सकते हैं। या तो वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के, या फिर पैरेलल उसके क्या हो जाएंगे, अगेंस्ट हो जाएंगे हमारी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, तो ये इनकी क्या हो जाएगी, एक अरेंजमेंट हो जाएगी। अगर हम इसका क्या देखते हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हैं, तो हम इसका एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं। ये हमारी क्या होगी, एनर्जी, और यहाँ हमारे पास क्या होगी, अप्लाइड फील्ड। H0 लिख सकते हैं या B0, कुछ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अप्लाइड हमारे पास जो H0 हम अप्लाई कर रहे हैं वो, और यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी। तो फर्स्ट स्टेट में क्या होगा, हमारे पास ये क्या है, जो स्पिन स्टेट है वो कैसी है, रैंडमली मूव कर रही है। मीन्स यहाँ पे कोई भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड नहीं है, नो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कोई भी अप्लाइड हम नहीं कर रखे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, ये रैंडमली मूव कर रहे होंगे। ठीक है, ये सब क्या कर रहे होंगे, रैंडमली मूव कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इस पे क्या करते हैं, आप फील्ड को अप्लाइड करते हैं, तो फील्ड को अप्लाइड करने के बाद ये क्या हो जाएंगे, ये स्प्लिट हो जाएंगे अपने 2 एनर्जी लेवल में। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, 2 अपने एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाएंगे। यहाँ पे कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं थी, रैंडमली मूव कर रही थी, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, अगर हमने यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के या तो ये अलाइंग होंगे या ये इसके अगेंस्ट होंगे। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, अलाइंग आते हैं,
ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के अगर ये अलाइंग आते हैं तो यहाँ पे इनकी क्या हो जाएगी एनर्जी, लो एनर्जी हो जाएगी एक, और दूसरी हमारे पास क्या हो जाएंगी हाई एनर्जी। इसको हम -1/2 लिखेंगे, यहाँ पे ये क्या हो गया हमारी 1/2। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसे होंगे, दो स्पिन स्टेट क्या हो जाएंगी इनकी स्प्लिट हो जाएंगी, एक हाई एनर्जी की और एक लो एनर्जी की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे क्या होगा, जो हमारी एनर्जी है उसमें स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो हमारे पास जैसे लो एनर्जी है, तो लो एनर्जी है मीन्स इसकी स्टेबिलिटी क्या है हाई है, इसीलिए ये नीचे एनर्जी का है। जो स्टेबिलिटी और एनर्जी का रिलेशन होता है वो कैसा होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। स्टेबिलिटी होती है वो इन्वर्स होती है हमारे पास किसके, एनर्जी के। ठीक है, और इन स्पिन स्टेट के जो लेवल है इनके बीच में गैप कितना होगा, डेल्टा ई। ठीक है, अब ये जो डेल्टा ई है ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा हमने कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड हम बाहर से यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे देखेंगे इसको, अगर हम फॉर्मूले के थ्रू बताएं तो हमारे पास डेल्टा ई किसके इक्वल होता है, एच म्यू। एच हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है, वी क्या है फ्रीक्वेंसी, और डेल्टा ई क्या है जो हमारी एनर्जी स्टेट है उनके बीच का गैप। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास ये म्यू है जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल होगी, गामा एच नॉट अपॉन में 2 पाई। जो म्यू है ये क्या है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कह सकते हैं, लार्मर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, लार्मर फ्रीक्वेंसी। गामा हमारे पास क्या होता है, गायरो मैग्नेटिक रेशो, गायरो मैग्नेटिक रेशो। एच नोट क्या है, अप्लाइड फील्ड, अप्लाइड फील्ड, और 2 पाई हमारा क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ से तो हमें क्या पता चला कि अगर हम डेल्टा ई देखते हैं जो हमारा एनर्जी गैप है दो लेवल्स के बीच का, वो किसके इक्वल आ जाएगा, एच गामा एच नोट अपॉन में 2 पाई। तो ये वाला क्वांटिटी हमारी क्या है, कांस्टेंट है सारी। तो जो डेल्टा ई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, एच नोट के। मीन्स जितनी ज़्यादा हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते जाएंगे उतना उसके बीच में क्या होता जाएगा, स्टेट के बीच में गैप बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ अगर देखें हमारे पास इस तरह से कुछ होगा, यहाँ डेल्टा ई कुछ इतना है, यहाँ डेल्टा ई इतना है, यहाँ डेल्टा ई इतना है। यहाँ पे हमारे पास डेल्टा ई, ये डेल्टा ई 1, ये डेल्टा ई 2। तो ये ई 1 ई और ई 2 किस पे डिपेंड कर रही है, ये बी एच नोट पे डिपेंड कर रही है। जितना ज़्यादा एच नोट में बढ़ाते जाएंगे हम, इनके बीच का गैप क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास डेल्टा ई है वो किस पे डिपेंड करेगी, हमारे इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पे। उसके बाद जो गायरो मैग्नेटिक रेशो है ये क्या होता है हमारे पास, गायरो मैग्नेटिक रेशो को हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेशो होता है किस किस का, मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों का रेशो क्या कहलाता है, हमारा गायरो मैग्नेटिक रेशो। ये हमारे पास फिक्स होता है हर एक न्यूक्लियाई के लिए। हाइड्रोजन के लिए अपना खुद का होगा, कार्बन के लिए खुद का होगा, मीन्स ये गायरो मैग्नेटिक रेशो हर एक न्यूक्लियाई के लिए क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी क्या है, ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास है लार्मर फ्रीक्वेंसी, या फिर इसे हम बोलते हैं प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी। प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है कि जो हमारे पास ये न्यूक्लियाई है, ये जो न्यूक्लियाई है, ये हमारे पास न्यूक्लियाई है, यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं कि अगर ये रोटेट कर रही है तो रोटेट किस टाइप से करेगी, ये एक ने किसी एंगल पे टिल्ट होकर रोटेट करेगी। ऐसा नहीं कि हमारे पास ये सीधे इससे रोटेट करेगी, कैसे रोटेट करेगी, ये किसी एंगल पे टिल्ट होगी, एक झुकाव रखेगी, और झुकाव रखने के बाद ये क्या करेगी, मूव करेगी। तो ये जो इसका जो ये एंगल है, ये जो एंगल ये बनाएगी यहाँ पे, ये एंगल जो होगा यहाँ पे क्या एंगल होगा, थीटा एंगल होगा। जिस जिस एंगल पे वो झुक के घूम रही होगी वो एंगल क्या कहलाएगा, हमारा थीटा। तो वो हमारे पास क्या होगा, प्रिसिशनल एंगल होगा। और जिस फ्रीक्वेंसी से वो मूव करेगी वो क्या कहलाएगी, उसकी प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को रिक्वायर्ड होती है, जो ये फ्रीक्वेंसी क्या बताएगी हमें, जिस फ्रिक्वेंसी से मूव कर रही है। और यही फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, किसी भी न्यूक्लियर स्पिन स्टेट को अपनी एक ट्रांजिशन स्टेट से दूसरी ट्रांजिशन स्टेट पे भेजने के लिए जो हमारे पास रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या कहेंगे, प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी। जब तक हम इस पर प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी नहीं डाल देते हैं तब तक ये जो न्यूक्लियाई है अपनी इस स्टेट से उठ के इस स्टेट पे जंप नहीं कर सकता है। ठीक है,
इसीलिए हमारे पास इन दोनों का कैसा रिलेशन हो गया, डायरेक्ट का रिलेशन हो गया कि जितना ज़्यादा इसमें गैप होगा उतनी ज़्यादा हमें यहाँ पे क्या देनी पड़ेगी, प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था कि हमारे पास NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या है, उसके बाद जो इसमें ट्रांजिशन होते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे ट्रांजिशन कैसे होते हैं, तो ये सब हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि जो हमारे पास NMR जब हम ले रहे हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, तो किस तरह हम उसका NMR लेते हैं, उसका कैसा इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, किस टाइप का इसका इंस्ट्रूमेंट तैयार किया जाता है, या फिर जो सिग्नल आते हैं वो सिग्नल किस तरह से आते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।